हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। आप सभी को आलो न्यूज़ टुडे में फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट श्री बागे कामसी आज फिर से एक नया एपिसोड के साथ आपके बीच हाजिर हूं। प्रिय दोस्तों, आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच बैठे हैं एक डॉक्टर श्री गदो कामची, जो कि ईएमओ कम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HMIS वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो सर से आज हम जानेंगे कि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में कैंसर जो है आग की तरह तेज़ी से फैलते जा रहे हैं और हम सब इसे जाने अनजाने में कैंसर के बारे में जानने में हम चूक कर बैठते हैं। तो आज हम बिना वक्त गवाए हम सर से जानेंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर का अर्ली साइंस क्या होता है, क्या खाने से क्या पीने से कैंसर होने की संभावना है और कैसे करके हम कैंसर से प्रिवेंट कर सकें। हमारे बीच है डॉक्टर गदो कामसी जी। सर, वेलकम टू आलो न्यूज़ टुडे। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि आज किस टॉपिक में आपको हम इनवाइट किए हमारे स्टूडियो पे। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैंसर क्या होता है, इसे हम कैसे डिटेक्ट करें, कि अर्ली साइन, कैंसर का अर्ली साइन क्या होता है। तो बारीकी से क्वेश्चंस एक से एक आपके बीच आते जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि कैंसर क्या है और इसका अर्ली साइन क्या रहता है, अलॉन्ग विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गदो कामसी। मैं आलो जनरल हॉस्पिटल, अभी जोनल हॉस्पिटल बन गया है। मैं अराउंड 5 ईयर्स से यहाँ पे एज एन EMO काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने मुझे रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HMIS नियुक्त किया था, तो अभी भी है पोस्ट पे। तो जैसे कि आपने कहा, कैंसर बहुत ड्रेडेड डिजीज़ भी है और ये दिन ब दिन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली अरुणाचल में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत बढ़ रहा है। तो इसके बारे, कैंसर के बारे जानना तो हर किसी का दिमाग में होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। कैंसर क्या चीज़ है, क्या कारण से होता है और कैसे कैसे आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना है। मैं जितनी भी मेरी जानकारी है मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैंसर आप लोग सुनते होंगे कि कैंसर का भी बहुत टाइप्स होता है, तो ये उस पे नहीं जाऊंगा। तो आपने सुना होगा लीवर कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है और स्टमक कैंसर है, आजकल बहुत कॉमन है। तो एक्चुअली कैंसर का मतलब ये है कि एक हमारे बदन में नॉर्मल सेल्स होता है, टिश्यू ना, उन गालों में कहा जाए तो मीत है, आदि नहीं। तो ये जो टिश्यू जो है, ये जो आदिन जो है, इसका सेल्स होता है ना, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स, कुछ सेल्स जो ख़राब सेल्स जो है एबनॉर्मली ग्रो हो जाता है। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से अलग होके ग्रो करके अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। तो अनकंट्रोल्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एबनॉर्मल सेल्स जो अनकंट्रोल, जो एकदम कंट्रोल नहीं हो पाए, पूरा फैलते जाता है, तो दैट इज़ कैंसर। तो वो एक मास बन जाता है, ग्रो होते होते आप उसको कोई बॉडी मैकेनिज्म नहीं कि उसको रोक सके, तो फैलते जाता है, अनकंट्रोल लेवल फैलते जाता है। तो दिस इज़ कैंसर। तो कैंसर इज ए जनरल टर्म है। तो ये एक्चुअली कैंसर को, जैसे कि आप एक पानी को उबालता है तो जितना फ्लेम को आप इंक्रीज करेगा उतना ही उबालते जाता है, जैसे इसी तरह कैंसर फैलता है इसे। तो ये है कैंसर। तो आपने जैसे कि पूछा कि इसका कारण और प्रिवेंटिव मेजर्स, और ये मैं कारण बताऊंगा। सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। ओके। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे पहचाने कि मेरे अंदर कैंसर जो है अच्छा आ चुका है या फिर आने की संभावना अच्छा है। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कैंसर्स का जनरल अर्ली साइंस होता है, 4-5 साइंस होते हैं।
इनके। तो अगर इसको जनरल पब्लिक अगर पता लगा सके तो खुद पता लगा सकते हैं, कोई भी पता लगा सकता है, और लगा के हॉस्पिटल डायरेक्ट आ जाए, डॉक्टर को कंसल्टेशन करना है। तो फर्स्ट ये है कि आप अर्ली साइन ऑफ कैंसर जनरल में है, अर्ली साइन एनी टाइप ऑफ कैंसर, अर्ली साइन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये पाया गया है कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, हाँ, सडनली आपका वेट घट गया 10 kg 8 kg सडनली, लेकिन कारण आपको कुछ भी पता नहीं है। जैसे कि आप डायरिया हुआ ना तो वेट तो घटता है, तो दैट इज़ डायरिया इज ए कारण ना, एक कारण होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कारण पता ही नहीं। तो सडनली वेट लॉस होना, आप ज़रूर अगर ऐसा होता है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को बताइए, कांटेक्ट कीजिए, है ना। और नंबर 2, ये नंबर 1 पॉइंट ना। नंबर 2 पॉइंट, एक तखावत, पेशेंट को तखावत हमेशा रहता है, वो भी क्या कारण से हो रहा है पता नहीं होता। तखावत ना मतलब आप टायर्डनेस फील करता है, इसको पैटिकेबिलिटी कहते हैं हम लोग। तो इतना तखावत होता है कि आप मतलब हर समय सुस्ती फील होना। तो अगर 1-2 दिन तो ठीक है, अब बार बार अगर ये सब कुछ दवा विटामिन ये सब लेते हैं, कोई इधर ये फार्मासिस्ट से लेते हैं, तो ऐसे करने के बावजूद भी अगर इतना कमज़ोर रहता है तो आप जैसे भी आप ज़रूर आप डॉक्टर से मिलिए और आप बताइए, तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर क्या करना है वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे। एक डॉक्टर जो है यूजुअली ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो डील करता है इसको, जो कैंसर से जो डील करता है ऑन्कोलॉजिस्ट। लेकिन हम लोग भी डील कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पेशेंट को टेस्ट के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन है, पता लगाने के लिए हम लोग भी भेज देते हैं, नो प्रॉब्लम उसके लिए, वो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो नंबर 3, हाँ ये नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी फीवर भी, बुखार आना, उसका कारण भी पता नहीं क्या कारण से हो रहा है, ठीक है। आप बार बार बुखार आ रहा है, बुखार आ, हमने टेस्ट किया टाइफाइड का निगेटिव, सब बुखार जितने भी कारण है कॉजेस है बुखार के, तो मैंने टेस्ट किया तो जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, बहुत कॉमन है, और एनी इन्फेक्शन ना, अब अगर बॉयल भी होता है तो बुखार आता है। तो कारण बिल्कुल पता नहीं हमको, लेकिन बुखार आ रहा है, बुखार। और बुखार का भी एक कैरेक्टर है, बुखार किस तरह होता है बुखार, हाँ, कैंसर का। नंबर 1 पॉइंट, यूजुअली रात को आता है बुखार, रात को यूजुअली बुखार होता है, पूरा विथ स्वेटिंग, पूरा स्वेटिंग होगा, तो रात को यूजुअली होता है वो, तो नाइट स्वेट कहता है, नाइट फीवर, तो रात को बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है कि वो आप बुखार जो है बिल्कुल कोई कारण इन्फेक्शन का, कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं, एनी इन्फेक्शन जो है बुखार कराता है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं होता है, सिर्फ बुखार होता है। तो बार बार ऐसा होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह लीजिए और कंसल्टेशन कीजिए। एनी डॉक्टर, आलो जनरल हॉस्पिटल बहुत है, मुझे भी कांटेक्ट कीजिए, बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, हम क्या कर सके, हम बाहर भेजना, रेफर करना या करना हम लोग करेंगे। और ये बुखार का कैरेक्टरिस्टिक है कैंसर होने का, ये सही नहीं है ना, ये जनरल पब्लिक को ज़रूर याद रखना है। नंबर 3 जो है ये बुखार हो गया। कितना नंबर हो गया? नंबर 4, अभी नंबर 4 आएगा। फीवर के बाद पेन, दर्द ना, दर्द बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। सपोज आप जैसे कि आप यहाँ से कोई काट दिया, कोई इंजरी हो गया, तो दर्द तो होगा, कारण तो पता है कोई हमको मार दिया, दैट इज़ दर्द, दैट इज़ डिफरेंट वन। लेकिन दर्द पता नहीं क्या कारण से हो रहा है, पता नहीं है, दर्द हो रहा है अंदर, तो वो दर्द का भी कैरेक्टर, वो दर्द जो है, कारण ये है कि जब सपोज एब्डोमिनल पेन है, यहाँ पे पेन है, या तो यहाँ पे चेस्ट पेन है, यहाँ पे पेन है, तो देयर मस्ट बी ए रीज़न, कुछ कारण तो होगा ही। ये कारण पेन होने का कारण ये है कि आप जब ट्यूमर ग्रो होता है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है ना, ट्यूमर जो सेल्स, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को पुश करता है, तो दर्द तो होना ही है, ठीक है। नंबर 2, वो कुछ ये जो कैंसर सेल्स जो है कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो दर्द कराता है। तो अगर परसिस्टेंट दर्द होता है तो आपको इतना कारण पता नहीं है क्या कारण से हो रहा है, ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, कंसल्टेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। और ये नंबर कितना होगा? 5
तो 6 नंबर है मेन इम्पोर्टेंट ना, 6 नंबर ये भी ध्यान रखने का। नंबर 5 नंबर 5 नंबर स्किन चेंजेस हैं, स्किन चेंजेस इस पे मैं फोकस करूँगा, इस पे स्किन चेंजेस पे। ये स्किन चेंजेस जो है, आप एग्जाम्पल लेके मैं बोलूँगा स्किन चेंजेस। अब मोल ना, मोल तिल कहते हैं ना, तिल आप तो देखते होंगे तिल जैसा होता है। देखिए तिल भी स्किन पे होता है, स्किन में होता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, तिल भी कभी कभी कैंसर में बदल जाता है कभी कभार ना। तो क्या होता है, तिल में जो काला होता है ना उसका, और ये तिल आप महसूस, आप जब पील करेंगे तो तिल बहुत स्मूथ होता है। तो वो स्मूथनेस खत्म हो जाता है, रफ हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। और अगर ब्लैक है तो कभी कभी ब्राउन भी हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। आप उसी समय पेन भी हो सकता है। तो उस समय अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। आप बताइए ऐसा होता है मेरा टेल ना, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ साथ में क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताऊंगा। आप स्किन चेंजेस जो है, जॉइंटिस है ना, अब जॉइंटिस भी तो किसी येलो हो जाता है, ये येलो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो ये स्किन भी येलो हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो कलर चेंज ना, वन ऑफ द कलर चेंजेस। तो ये एग्जांपल लेके बताऊंगा। कोई लीवर कैंसर है, कोई लीवर के अगल बगल में कोई कैंसर है जो लीवर अटैच्ड है, तो क्या होता है कि उधर जॉइंटिस बहुत होता है। तो वो कहाँ पे अपीयरेंस कहाँ होगा जॉइंटिस का, स्किन में, आँख में। तो ये भी वो बड़ा साइन होता है कि हो सकता है ना। तो जैसे ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और बात कीजिए। और आप कभी कभी क्या होता है कि आपका स्किन है सडनली रेडन हो गया ना, प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है, रेड हो गया सडन चेंज, और बार बार इचिंग हो रहा है एक ही जगह, तो आप सस्पिशन में आज सस्पेक्ट करने, आप डाउट, आप अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप जरूर डॉक्टर से मिलिए। एनी अनयूजुअल स्किन चेंजेस ना, तो पहले जो नहीं था अब सडनली हो गया, तो आप जैसे ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए। और ये है स्किन चेंजेस। और क्या होता है कि कभी कभार आप यूजुअली टांग में लिप्स, टांग तो कभी कभी टांग में ना अल्सर होता है ना, आप लोग कभी सफ़र किया होगा अल्सर, कभी कभी अल्सर दर्द होता है। ये अल्सर जो है दवा देने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अल्सर होता है, कुछ भी इतना पेनफुल नहीं है, लेकिन परमानेंट रह जाता है 1-2 महीना, ठीक है। मतलब ट्रीटमेंट के बावजूद भी, मतलब अब एंटीबायोटिक देने के बावजूद, विटामिन देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है, तो ज़रूर डॉक्टर को मिलिए, जैसे भी उसको ये करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। बहुत डाउटफुल होता है, बहुत ये डाउटफुल केस है ये, तो ये भी स्किन चेंजेस में आ जाता है। तो 6 नंबर, तो 6 नंबर है आपका जो पेशाब करने में जो चेंजेस होता है, और हम मेडिकल टाइम बॉयल चेंजेस कहता है। तो जो पेशाब का जो यूरिनरी क्या कहे हिंदी में, क्या कहे के पता नहीं इसको, तो जो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल के साथ मैं बोलूँगा, जैसे कि आप पेशाब कर रहे हैं तो आप सपोज ब्लीडिंग निकल गया, ब्लीड हो गया, या आप दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये बहुत ये ये में डाउटफुल है कि ये हो सकता है। यूजुअली ओल्ड एज में बहुत कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर ये सब। तो तब आप डॉक्टर के पास जैसे जाना है, एनी ब्लीडिंग और एनी पेनफुल मिक्चुरेशन कहते हैं जो पेशाब, तो जैसे भी डॉक्टर से मिलिए, ट्रीटमेंट कीजिए। वो सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी वो भी हो सकता है। और आप जैसे कि ऐसे भी केसेस बहुत है यहाँ पे, आप पूरा कंटिन्यू डायरिया, एवरीडे डायरिया है ना, पूरा कंटिन्यू आपको 1 महीना 2 महीना हो रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर से मिलिए। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस। और कॉन्स्टिपेशन बार बार होना, टॉयलेट नहीं जाना, बार बार होना, वो भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा। जैसे भी डॉक्टर से मिलिए और जैसे भी चेकअप कराइए। और अनयूजुअल ब्लीडिंग, और लास्ट साइन है अनयूजुअल ब्लीडिंग, ये अर्ली साइन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली साइंस। तो 7 पॉइंट है अनयूजुअल ब्लीडिंग। कभी कभी क्या होता है, एक केस भी मैंने देखा था, जस्ट गांव से ब्लीडिंग हो रहा था, दैट इज़ ब्लीडिंग ना, एग्जांपल के साथ मैं बोलूँगा। गांव से ब्लीडिंग
हो रहा था। हम दवा देखा, विटामिन सी ये सब देखा, नहीं हो। तो मैंने कुछ टेस्ट करके देखा तो कुछ सस्पिशन में टेस्ट में कुछ निकला, तो डायरेक्ट मैंने भेज दिया बाहर। देखा तो ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर निकल गया। तो एनी ब्लीडिंग जैसे गांस ब्लीडिंग है, ईयर से विदाउट एनी रीजन ब्लीड हो गया, और ये एनएस से विदाउट एनी रीजन जहाँ से पैखाना निकालते ब्लीड हो गया, और कहीं से ऐसे ब्लीडिंग पॉइंट जो है नाक से ब्लीड हो गया। तो वो सस्पिशन ये आप ये डाउटफुल केस है, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करना है आना है डॉक्टर के पास। बस यही है मेन अर्ली साइंस ऑफ कैंसर, कॉमन फॉर ऑल। तो सर अब ये तो रहा अर्ली साइंस, तो आपने 7 साइंस बताया। हम आई होप कि जितने भी श्रोताओं हैं काफ़ी बारीकी से सुना होगा। तो सर इसके साथ साथ जब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे तो 1-2 लोगों से भी हमने ओपिनियन लिया, तो उनका फिर ये कहना है कि इनका कॉजेस क्या रहता है। तो मैंने कहीं से हवा में सुना था कि हम लोग का जो लोकल पोका, गालो पोका, जो हम ये को बुश को ये को घास को जलाकर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग का जो मीट जो सुखा के हम लोग जो रखते हैं, रोस्टेड मीट वगैरह, तो ये सब सभी कारण होता है। बट मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो आप खास करके हमारे जो जनता है, जो व्यूअर्स है, उन्हें बता दीजिए कि कॉजेस क्या है, मतलब कौन सा ऐसा जो फैक्टर्स है जो कैंसर कॉज करने में। भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसको पब्लिक ये नॉलेज पब्लिक में होना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है। एक्चुअली ऐसा है, कैंसर का एग्जैक्ट कारण अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं पता, मेडिकल साइंटिस्ट कहिए साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए एग्जैक्ट कॉज क्या है। बहुत मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टी माने बहुत सारे कॉजेस है। तो इनमें से कुछ कॉजेस जो मेन कॉज जो मेन प्राइम कॉज जो है, मतलब ये भी प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ दिस आर नॉट प्रूफ, लेकिन हाँ इसके वजह से होता है ये। तो मतलब इंसिडेंस को देख के, प्रिवेलेंस को देख के हम लोग को जितना सिखाया है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 स्मोकिंग है ना। स्मोकिंग जो है लंग कैंसर और ये सब बहुत कॉमन है, थ्रोट कैंसर। स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है स्मोक में, सॉरी, जब आप अंदर खींच लेता है, अंदर चला जाता है, तो क्या होता है कि ये स्मोकिंग जो बार बार चेन स्मोकर है, तो जब स्मोकिंग आप बार बार लेते हैं तो सेल्स जो नॉर्मल सेल्स जो होता है ना, वो कभी कभी एबनॉर्मल सेल्स बन जाता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, वो अनकंट्रोल मतलब वो ग्रो होना शुरू कर देता है एबनॉर्मली, अनकंट्रोल। ये बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग एंड टैबेको मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेस आर स्मोकिंग एंड टैबेको। तो इसको अगर एवॉइड कर सके तो ठीक है, बहुत बड़ा कारण है। मैक्सिमम जितने भी कैंसर्स ना एसोसिएटेड देखा गया है कि जो थ्रोट कैंसर है, लंग कैंसर से, ये स्मोकिंग, मोस्ट ऑफ देम आर स्मोकर, और टोबैको च्यूअर क्या कहते हैं ना, वो सब है। तो इसी तरह कॉज को पता लगाया है, एग्जैक्टली नहीं लगा पाया हम लोगों ने। और नंबर 3 है एक ओबेसिटी होता है ना, आप लोग पता होगा, ओबिस जो ज़्यादा मोटापा जो जिसका ज़्यादा मोटा होता है, जिसका चर्बी ज़्यादा है, वो भी बहुत कॉमन है, कैंसर भी बहुत होता है उसमें। चर्बी ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाता है ना, यहाँ पे चर्बी की वजह से बहुत होता है। इसलिए ओबेसिटी भी एक बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है ऑल ओवर वर्ल्ड ना। तो ओबिस के बाद खास वजह से भी होता है। और एक हार्मोन, हमारे बदन में एक हार्मोन है, तो आप थायराइड कैंसर सुना होगा है ना, तो हार्मोन की वजह से होता है। ये भी इम्बैलेंस कारण तो मैंने बताया, वो भी एक्सेसिव सेल्स को, एबनॉर्मल सेल्स को ग्रो कराता है। तो ये सब यही है कारण। और बाकी कारण ये कि आप वो रोस्टेड मीट ना, तो रोस्टेड मीट जो है, स्मोक गालो पोका भी स्मोक से, जैसे आप जला के आप ये जो आम्पो को आप जलाते हैं, तो वो भी तो स्मोक में आ जाता है। उसको मिक्स कर, जो बनाने वाले लोग जो मिक्स करते हैं ना चावल के साथ, वो भी तो स्मोक के अंदर ही आ जाएगा ना, देखा जाए तो वो भी कॉज करता है। और आप रोस्टेड मीट भी देखिए, मैं तो हमेशा बोलता, जो पेशेंट यहाँ आते हैं मेरे पास, जितने भी पेशेंट आते हैं, आप जो रोस्टेड मीट मत खाइए ना, जो स्मोक मीट,
एक रोस्टिंग होता है धूप में सुखाना, आहेन्ना आहेन्ना वही। तो धूप में जो सुखाया जाता है दैट इज़ ओके, आप खा सकते हैं, ओके, धूप में भी सुखाया जाता है। तो आप जो आहेन्ना जो है रोस्टेड मीट जो स्मोक से सुखाया जाता है हीट करके, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वो भी स्मोक है, आप खा देता है स्मोक, अंदर घुसा देता है, जो स्मोक जो थोड़ा मोड़ा स्मोक बच जाता है तो वो रहता ही है तो मीट में, वो अंदर चला जाता है, वो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करता है। सही इंटरप्शन करना चाहता हूँ, खास करके स्मोकिंग अपने सबसे नंबर 1 प्राइम रीज़न बताए कि स्मोकिंग। तो हम जब भी हम बाज़ार वगैरह में चलते तो हमें स्मोकर्स बहुत दिखाई देते हैं। तो सर कई बार ऐसे भी होता है कि सपोज़ मान लीजिए एक फैमिली में एक पिताजी जो है वो ये है स्मोकर है, तो कभी कभार अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ वो गाड़ी में भी स्मोक करते हैं। भले उसका वो धुआं जो बाहर खिड़की में निकल जाते हैं, उसके बाद घर में भी जब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो सब फ्रेंड्स बैठ के स्मोक करते हैं। तो इसका सर साइड इफ़ेक्ट वगैरह जो होता है जो नॉन स्मोकर, तो उनको भी इफ़ेक्ट करेगा ये? श्योर, दिस इज श्योर। ये तो स्मोकिंग का दो तरह से इफेक्ट करता है। खुद को इफेक्ट करता है, जो पीता है दैट इज एक्टिव जो स्मोकर है, जो सपोज मैं स्मोकर हूँ तो मैं एक्टिव स्मोकर। तो पैसिव स्मोकर जो है, जो पीता नहीं लेकिन किसी से धुआं को खींच लेता है, जैसे कि मैंने पी लिया तो यहाँ से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, आप भी तो सांस उसको ले रहे हैं ना, दिस इज पैसिव स्मोकर। अब उसका मतलब है कि ये मैं स्मोकिंग कर रहा, मैं अभी स्मोकिंग कर रहा हूँ तो उसका मतलब आप भी पी रहे, फैमिली भी स्मोकिंग कर रहा है, उसका मतलब दोनों तरफ सेम, वो भी सेम है। आप बाज़ार जाके सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट पी के ऊपर फैल जाता है ऊपर नहीं, लेकिन अगल बगल के जो लोग रहते हैं वो तो थोड़ा तो स्मोक तो अंदर खींच लेता है ना, वो भी तो इफेक्ट करेगा, सेम है। और फैमिली में स्पेशली फैमिली है, जो फादर है, जो मदर है, जो स्मोकिंग जो पेरेंट्स करते हैं, तो बच्चे सब बैठे हैं, तो आप स्मोकिंग करें तो बच्चे भी तो सांस में स्मोक को अंदर खींच लेगा, वो भी तो सेम इफेक्ट पड़ेगा, सेम है। दैट इज एक्टिव स्मोकर देन पैसिव स्मोकर। पैसिव और बच्चे से पैसिव स्मोकर से वो है बहुत बड़ा कारण है। इसलिए तो ऐसे कहा जाता है ना कभी कभार, अरे वो तो सिगरेट नहीं पीता था, दारू नहीं पीता, कैसे कैंसर हो गया। समटाइम इट हैपेंस, सुनने को मिला होगा। वही है एक्टिव पैसिव स्मोकर, ये भी एक बड़ा रीज़न है। मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट ये रीज़न है ना, लेकिन ये भी एक रीजन्स में आ जाता है, एक रीज़न, मतलब कारण रीज़न में, नॉट दैट रीज़न, कारण एक कारण है बस, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। सो सर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर हमें एक ट्यूमर के बारे में बताइए कि ट्यूमर क्या चीज़ है? देखो ट्यूमर जो है ना, ट्यूमर ये भी सेम मैंने जो बोला था, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यही ट्यूमर है। लेकिन ट्यूमर का दो प्रकार होते हैं, वन इज़ बिनाइन, मतलब नॉन कैंसरस होगा, एक जो ट्यूमर कैंसर होता है दैट इज़ कॉल्ड कैंसर, हम लोग जो कैंसर कह रहे हैं। अब जो जितने भी अभी हम लोगों ने बातें की ना, वो कैंसर ट्यूमर के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अभी जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, दो प्रकार से लोग कहते हैं कि ट्यूमर होना ना, आइडेंटिफाई करेंगे कि कैंसर है नॉन कैंसर। हाँ, वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तो इसके बारे में बताऊँगा। अगर एनी ग्रोथ होता है मास ना, ट्यूमर एक सॉलिड मास है जो एबनॉर्मल सेल्स से बनता है वो ना, तो दो प्रकार का एक होता है, एक कैंसरस ट्यूमर ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक है नॉन मैलिग्नेंट, इज बिनाइन। तो अगर पेशेंट को कोई अगर लगता है आप में एक स्वेलिंग है, यहाँ पे सॉलिड स्वेलिंग, यहाँ पे कहीं भी, आप क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। इन्वेस्टिगेशन बहुत होता है, पाइनल बायोप्सी हम लोग टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है ये कैंसर है नॉन कैंसर है, ठीक है। और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन है, वो तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आप जैसे कि कभी कभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पे एक स्वेलिंग है, कलेक्शन ऑफ पेट्स, ठीक है, वो भी बिनाइन ये ट्यूमर है, नॉन कैंसर है। तो आपको लगेगा कि अरे हमको क्या हो गया, कुछ होगा, कैंसर है क्या, है ना। तो टेस्ट किया तो देखा है तो ट्यूमर है, लेकिन दैट इज़ नॉन कैंसर है। तो देखा है तो पेट्स बहुत जमाया। तो ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ट्यूमर जनरल था, पब्लिक जब ट्यूमर कहते डायरेक्ट कैंसर अलमान मुदा दो ना, ऐसा नहीं होना, ट्यूमर भी दो प्रकार के। अच्छा सर, मैं उसके बाद ये जानना चाहूँगा कि आपने ओबेसिटी
का बारे आपने बताया कि, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ यस, फिटनेस ऐसे है, आप एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब आपको फिटनेस को बढ़ाता है, राइट। तो क्या होता है कि आप जब योगा कर एक्सरसाइज करते हैं, अपने अपने फिटनेस को बढ़ाते हैं आप, तो क्या होता है कि बदन का जो है ना, आप सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिए, इम्यूनिटी जो होता है ना, इम्यूनिटी माने आपका बॉडी का जो फाइटिंग करने की शक्ति। आप कोई बीमार कैंसर सेल को भी मार देता है इम्यूनिटी, है जो मेडिकल ये जो प्रोफेशन में योगा को आप बढ़ावा देते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं देंगे। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज भी, आप जो जिम जाते हैं और आप वॉकिंग करते, रनिंग करते, जो फिटनेस के लिए, वो भी ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते, कोई एक्सरसाइज करता है, तो आपका बॉडी का जो है ना इम्यूनिटी माने बॉडी का बॉडी की शक्ति, जो बैक्टीरिया, वायरस और एनी कैंसर सेल को फाइट करने का शक्ति जो होती है, वो बूस्ट अप होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है मेरा। तो सर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? ये जो हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जो ब्लड जो फ्लो होता है हार्ट से ऊपर नीचे, जो हमारे बदन में ब्लड जो फ्लो होता है, वो भी अच्छी तरह से फ्लो होता है। तो ऑक्सीजन लेवल भी हर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। ये भी एक, मैं मानता हूँ, ऐसे किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना आप ऑक्सीजन लेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, उतना ही अच्छा ये खराब सेल्स नहीं बनेगा बदन में। ये में तो मेरा मानना है। सर ये योगा और फिटनेस में क्या ऐसा है, मतलब जो रिलेशन है जो योगा और फिटनेस को लेकर, योगा किस तरह फिटनेस को बढ़ावा देते हैं? योगा बढ़ावा फिटनेस को, एक्चुअली योगा का मैकेनिज्म को एक्चुअली हमको पता नहीं योगा किस तरह काम करता है, लेकिन जितना मेरी जानकारी है, योगा जो है, आप ऑक्सीजन जो बदन में जितने, जैसे कि आप लंग ऑक्सीजन नॉर्मली हम ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। लेकिन आप योगा करते ज़्यादा ऑक्सीजन खींच लेते हैं अंदर, तो सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ में एक तरीका भी होता है योगा का, ब्लड फ्लो को ज़्यादा, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये कुछ थायराइड के लिए भी योगा होता सुना है। तब मैंने पूछा कि क्यों ऐसे, थायराइड के लिए योगा कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह होता है ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो यहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल। मुझे इतना तक जानकारी है, बाकी इतना योगा के बारे तो मैं मैकेनिज्म मैंने किस तरह फिटनेस को बढ़ाता है। सर मैं और एक चीज़ आपको एड ऑन करना चाहता हूँ। हमने देखा कि ये जो सर हमारे खास तौर पे इंडिया में जो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है सर, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सर मतलब अमोंग लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, लैक्टेटिंग मदर्स में, तो सर ये ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करें, कि अर्ली साइंस क्या होता है? उसके बाद सर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर माँ जो लैक्टेटिंग मदर है, तो वो ये अगर ब्रेस्ट कैंसर का अगर पेशेंट है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने का बावजूद भी वो अपना इन्फान, अपने शिशु को वो जो ब्रेस्ट फीड कर पाएगा, दूध दे पाएगा क्या सर? वो बात में मैं बताऊंगा। अभी जो मैं शुरुआत में जो ना, आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और अर्ली साइंस, अर्ली माने शुरुआत, जब कैंसर को, अगर एनी कैंसर को शुरुआत में डिटेक्ट किया जाएगा तो दैट इज़ गुड, आराम ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज में चला जाता, केमो रेडियो लेके, थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है ट्रीटमेंट। तो ये इसीलिए मैं अर्ली साइन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। मैंने जो शुरुआत में भी जनरल में बताया था, अभी मैं ब्रेस्ट, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोलूँगा। देखिए, फर्स्ट मैं ये कहूँगा, जो मदर जो है, कोई है ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड कर, जब बच्चा है ना, तो अपने बच्चों को दूध, कोई देखा है अपने फिटनेस के रखने के लिए फीडिंग नहीं करता, फीडिंग वो करना छोड़ देती है मदर, बच्चों को दूध दे। तो ये बहुत ये है ख़राब प्रैक्टिस है। क्या होता है कि ऐसे देखा गया है कि जो बच्चा जब सकिंग करता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बहुत कम होता है। बच्चा जब दूध पीता है, कुछ दूध पीने के, जब बच्चा सकिंग करता है तो कुछ
अंदर एक्टिवेशन होता है, वो तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब वो देखा गया है कि कैंसर होने का चांसेस बहुत कम है। जो मदर जो बेबी को दूध जो देती है, वो पिलाती है, वो बहुत चांसेस कम है। तो ऐसे कहा गया है, किताब में भी लिखा गया है और फाइंडिंग्स भी ऐसे ही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितने भी लैक्टेटिंग मदर है, आप ज़रूर ब्रेस्ट फीड कीजिए। अगर कुछ कारणों से आप फीड नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम ना। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहता हूँ, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमने भी सर फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स को देखा कि वे लोग 3 या फिर 2.5 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट फेड करना वो छोड़ देते हैं कि उनको। डियर व्यूअर्स, आप बुरा मत मानिए, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक अवेयरनेस टॉक शो है। उन लोगों का मानना है कि अगर उसका शिशु जो भी बच्चा जो है ज़्यादा ब्रेस्ट फेड करेगा तो उसका ब्रेस्ट जो है वो झूल जाएगा, निकाम की तरह, बूढ़ी की तरह दिखने लग जाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है उन लोगों के बीच में। तो बस ये चीज़ को आपने सर क्लैरिफाई किया। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर हरसेल्फ। और आपने बोला अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये अभी स्पेसिफिकली हम जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट कैंसर का कुछ अर्ली साइंस बहुत है यहाँ पे, तो मैं मेनली कुछ मेन चीज़ को बताऊँगा। तो क्या होता है कि ना, नंबर 1 पॉइंट, ब्रेस्ट कैंसर जब अर्ली साइन, लंप माने सॉलिड मास ब्रेस्ट में फील कर पाएगा, जरूर हार्ड ना। अभी ब्रेस्ट बहुत नरम माने सॉफ्ट है, तो कुछ एनी पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में अगर आप हार्ड लंप कहते हैं, सॉलिड मास मिलता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। बायोप्सी, मेमोग्राम, बहुत सारा टेस्ट होता है और स्पेशली बायोप्सी इज़ द फाइनल, बायोप्सी से पता चलता है। तो वो ज़रूर करिए आके, ताकि आपको अर्ली डिटेक्शन करे। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मैरिड वुमेन के साथ होता है या फिर अनमेरिड वाला? अनमेरिड वुमेन भी हो सकता है ये, हाँ। यूजुअली एबो 45 बहुत कॉमन है। बिलो 45 में होता है, वो बात नहीं, यंग एज में भी होता है, लेकिन थोड़ा रेयर है। एबो 45 में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंसिडेंस है। तो आप, मैंने पर्स साइन तो बता दिया मैंने। आप लंप, कोई लंप कुछ ये सॉलिड मास मिलता है अंदर, कई जगह हार्डनेस मिलता है, तो ज़रूर आइए। और नंबर 2 ये है साइन है ब्रेस्ट क्या होता है, वो निपल जो है ना, निपल, आपको पता है ना निपल, उन गालों में क्या कहता है उसको? उसिर। नो प्रॉब्लम, अभी क्या कहेंगे, अभी तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना। तो वो जो है हुसिर जो है, निपल जो है चपटा हो जाता है और रिट्रैक्टेड, मतलब ऐसा होता है अंदर की तरफ निपल अंदर की तरफ चला जाता है। तो अगर ऐसे मिलता है ज़रूर आइए हॉस्पिटल, ठीक है। प्लेटन हो गया ना, सडनली प्लेटन हो गया, और सडनली माने सॉरी, प्लेटन आपको दिखाई दिया, मतलब गिरता नहीं है वो, ऐसे ही रहता है, और अंदर की तरफ चला गया ना, तो ज़रूर उसको आप ये डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये कि आप हम ऑरेंज पिल कहते हैं उसको, ऑरेंज पिल जो है, ऑरेंज का जो है, जो आकूक होता है ना पिल, उंतरा, तो उसमें आप देखेंगे तो गड्ढा छोटा गड्ढा होता है ना। ब्रेस्ट में अगर ऐसा कहीं अराउंड निपल मिलता है, ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ठीक है। ऐसा अगर मिलता है ब्रेस्ट में, अगर छोटा गड्ढा, क्या कहेंगे उसको हम, ऑरेंज पील कहते हैं। ऑरेंज को देखा होगा जब निकालने, आँखों का जो है फील जो है, छोटा गड्ढा होता है, तो ना इस टाइप का, इस तरह आपको दिखाई देता है यहाँ पे ब्रेस्ट में, ज़रूर आप आइए, डॉक्टर से कंसल्टेशन कीजिए। और नंबर 3 पॉइंट देखा है तो ब्रेस्ट निपल से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, कुछ एबनॉर्मल जैसे लाल डिस्चार्ज, कोई नामसो वाला डिस्चार्ज ना, क्योंकि दूध जब ब्रेस्ट लैक्टेटिंग मादर में तो हो सकता है दूध निकलता है, लेकिन कोई नॉन लैक्टेटिंग मादर है तो अगर उसमें डिस्चार्ज निकलता है, यहाँ से कुछ चीज़ें ब्लड टाइप मिक्स निकल रहा है, तो ज़रूर आना है, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। आप ज़रूर हॉस्पिटल आइए, चेक करवाइए। और नंबर 4, वो तो कलर चेंज मैंने बता दिया था, वो जो निपल अगर एनी कलर चेंज इन द ब्रेस्ट है ना, और निपल अगर ब्राउन हो गया, कुछ रेड हो गया, तो ज़रूर आना है। कलर चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसका ये के लिए, अर्ली साइन के लिए। और कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट ना, ये स्केलिंग हो जाता है। स्केलिंग कभी हाथ में नहीं होता है, ऐसे
क्या कहते हैं, फिर अपिन पुंगना मई, अपिन पुंगना उसमें ब्रेस्ट में अगर होता है तो ज़रूर आना है, मिलना है डॉक्टर से। तो अर्ली साइन है वो सब। तो ये सब बहुत अर्ली साइन, ये इम्पोर्टेंट अर्ली साइन है। आप लोग जैसे भी दिमाग में रखना है, डॉक्टर से मिलना है, ऐसे अनदेखी नहीं करना है, एडवांस स्टेज तक आने नहीं देना है। तो मैं तो लास्ट ये कहूँगा कि ब्रेस्ट अर्ली साइन के बारे, एनी अनयूजुअल चेंज इन द ब्रेस्ट, आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, वही। तो सर हम कंक्लूजन में आते हैं बहुत है, उसके बाद मैंने भी काफ़ी समय आपके ले लें। तो सर मैं एक चीज़ में जानना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस जो है, आजकल का लाइफ तो हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे, तो सर स्ट्रेस भी कैंसर का कारण बन सकता है? हाँ, ये भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि आप जब हमेशा लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ आप जीता है, तो स्ट्रेस के साथ आप जीता है, तो क्या होता है हमारा, वही है मैंने जो पहले बोला, उल्टा जो फिटनेस का उल्टा होता है ना, तो आपका इम्यूनिटी बहुत डाउन होता है। और कुछ अंदर बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, तो वो जो मैकेनिज्म जो है एबनॉर्मल सेल्स को मार देता है। बदन अगर एबनॉर्मल सेल्स अगर कहीं जनरेट होने जा रहा, पैदा होने जा रहा, तो मार देता है वो मैकेनिज्म। स्ट्रेसफुल लाइफ वो मैकेनिज्म को ख़त्म कर देता है, तो कैंसर सेल्स बढ़ने का चांस बढ़ता है। तो ये फिटनेस का अपोजिट होता है। सर इसी में आप एड ऑन करके बता दीजिए कैंसर एंड स्पिरिचुअलिटी का। वो भी कैंसर एंड स्पिरिचुअलिटी ना, ये तो हाँ, ये एक्चुअली ये है साइकोलॉजिकल रिलेशन है, ये तो जस्ट स्पिरिचुअलिटी कैंसर को कॉज करता है, वो बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, कोई कैंसर हो जाता है तो वो सोचता है कि भगवान ने मुझे ऐसे कर दिया कि मुझे तकलीफ में, तो इस तरह मतलब लाइफ को दे दिया कि मैं अभी कैंसर हो गया। तो ऐसे सोच के पेशेंट बिलीव करना छोड़ देता है भगवान के ऊपर ना। आप सब देखा, भगवान के बिलीव नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब कैंसर पेशेंट छोड़ देता है, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज हो कैंसर होने की वजह से मैं मर जाऊंगा ये सोच के। एक्चुअली ऐसा है, मैंने देखा कैंसर पेशेंट्स ने मैक्सिमम डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैंसर होने के बाद हर कोई डिप्रेशन में रह जाता कि मैं मरने जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन जो कैंसर पेशेंट कोई होता है इतना फुर्ती में, मतलब हाँ लाइफ जितना मैं जी सके जीऊँगा ये सोच के जो रहता है ना, उसका लाइफ थोड़ा बढ़ता है। क्योंकि जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो कैंसर सेल्स को, जो प्री स्ट्रेस जो लाइफ होता है, जो कैंसर सेल्स ग्रो करना थोड़ा कम होता है। हमको लगता है ऐसे, किताब में तो लिखा नहीं है, मैंने भरा नहीं अब तक, लेकिन डिप्रेशन में चले जाए, जो डिप्रेशन में चला जाता है देखा गया कि जल्दी मर जाता है, और जो आउट ऑफ डिप्रेशन होता है बहुत सालों तक रहता है। ऐसा भी देखा भी है, सुना भी है मैंने। थैंक यू सो मच सर। और सर आप अपने तरफ से बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, आप व्यूअर्स को हम दोनों ने जितने भी टॉपिक के ऊपर बात किए हैं, इसके ऊपर आप कुछ ऐड ऑन करके आप हमारे समाज में कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं इतने कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्लीज़ आप लोग स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, और अगर करना ही है तो बाहर जाके कहीं कीजिए, फैमिली को इफेक्ट ना करें। और एनी अर्ली साइंस अगर मैंने जो बोला उसको नोट करके दिमाग में रख लीजिए, और रखने के बाद अगर एनी साइंस आपको मिलते हैं, कुछ अगर कोई एक साइन मिलता है, 2 साइन मिलते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर के पास आइए, मिलिए। तो यही मेरा मैसेज है, आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू श्री भागे कामसी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू। तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा, हम आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। हमारे बीच था श्री डॉक्टर गैदो कामची जी, जो कि EMO कम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HMIS वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ आज के जितने भी कन्वर्सेशन है आप सभी तक लाभदायक होंगे, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे, और आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।